हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हमने गॉस थ्योरम के रिजल्ट्स को कंक्लूड किया था और लास्ट हमारा टॉपिक था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल। और उसमें हमने देखा कि आउटसाइड द वेरिएशन इज सेम एज ऑफ द होलो स्फीयर एंड इनसाइड, जैसे सॉलिड हॉलो में इनसाइड कांस्टेंट हो जाता था, यहाँ पे ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है और सेंटर पे जाकर के अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाता है। कितना? सरफेस वाले का 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। ठीक, तो होपफुली बच्चों ये रिजल्ट्स आपको याद होंगे, क्योंकि अगर आज आपको याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस को करने और समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो एक बार रिकैप करवा दें सारे फॉर्मूले रिलेटेड टू द हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के लिए अगर हम बात करें बच्चों, आर ग्रेटर देन आर, इंटेंसिटी हो जाती थी के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल हो जाता था के क्यू बाय आर। आर इक्वल टू आर, इंटेंसिटी हो जाती थी के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर और पोटेंशियल हो जाता था के क्यू बाय कैपिटल आर। आर लेस देन आर, यानी अंदर जब आ जाते थे तो एट ऑल द पॉइंट्स इंटेंसिटी हो जाती थी 0 और पोटेंशियल रहता था सेम, जो कि है सरफेस पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेंशियल सरफेस से लेकर के सेंटर या इनसाइड हर जगह क्या रहता है? सेम। यानी ये वाली बात को आपको हाईलाइट करके समझनी है कि जो पोटेंशियल यहाँ पर है कितना, के क्यू बाय आर, वही पोटेंशियल यहाँ पर है, वही पोटेंशियल यहाँ है, वही पोटेंशियल यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, एवरीवेयर एट ऑल द पॉइंट्स inside the hollow sphere the potential is same, that is kq by capital R। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। तो आपको लग रहा होगा सर इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, याद हो गया सर, याद हो गया सर, चिंता ना करिए। तो जब हम ये कहते हैं तुम्हें याद है तो तुमको हाँ सर याद है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब हम इसको अप्लाई कर रहे होंगे, ये बात जब तुमसे पूछेंगे कि पोटेंशियल यहाँ पे जो है क्या वही यहाँ पर तुमको होगा सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, सेम पोटेंशियल रहता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन के फॉर्म में चीज आती है तब हमारा दिमाग थोड़ा दूसरी तरह से वर्क करने लग जाता है, उस तरह से रीजन आउट करके नहीं सोचता। ये रटना एक अलग चीज होगी, समझना एक अलग चीज होगी, उसको अप्लाई करते समय यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड वेरी स्पेसिफिक। सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हुआ था, हॉलो और सॉलिड जब लिखें तो बच्चों इसमें एक लूप होल है, एक टर्म में एक ट्विस्ट है, उसको याद रखेंगे। ये सिर्फ हम सॉलिड पे नहीं जाएंगे, सॉलिड के साथ हम एक शब्द और देखेंगे कि दैट सॉलिड शुड बी नॉन कंडक्टिंग। क्योंकि अगर सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग हो गया तो हॉलो स्फीयर वाले केसेस हो जाएंगे। अगर सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है तो सारे केसेस हॉलो वाले हो जाएंगे। तो सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिसमें रिजल्ट डिफरेंट है तो वो कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग। तो इसके लिए बच्चों ये दोनों पॉइंट सेम टू सेम थे, यानी आर ग्रेटर देन आर के लिए इंटेंसिव पोटेंशियल सेम है जैसे हॉलो में, आर इक्वल टू आर के लिए इंटेंसिव पोटेंशियल सेम है जैसे हॉलो के लिए। तो सॉलिड में चिंता किस बात की थी कि तीसरी पोजीशन आर लेस देन आर के लिए इंटेंसिटी के आपको दो फॉर्मूले बताए थे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या E is equal to KQ upon R cube into small r। ये दोनों रिजल्ट ये शो करते हैं कि इंटेंसिटी स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनसाइड के लिए पोटेंशियल बच्चों हो गया था KQ by 2R cube ब्रैकेट 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये रिजल्ट हमने देखे था सॉलिड के लिए इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के लिए। और क्योंकि स्मॉल r के हिसाब से वैरी कर रहा है तो r को अगर हम स्फीयर के सेंटर पे पहुंच जाए तो यहाँ पे बच्चों बन जाती हैं 4 पोजीशन। हॉलो में थी 3, सॉलिड में है 4 पोजीशन। यानी अगर आप सेंटर पे पहुंच गए तो सेंटर पे r हो जाएगा 0
सेंटर पे आर जीरो होने का हम याद रखेंगे, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो होती है, जबकि हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह जीरो होती है। देखो बच्चों, पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिकैप करने का यही मजा है कि आपको फिर से सब कुछ समराइज हो जाता है, फिर आप तैयार हो जाते हैं आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो हॉलो स्फीयर के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, यू विल हैव जीरो इंटेंसिटी, लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं भी इंटेंसिटी जीरो नहीं है कि आप कहीं चले गए आपको जीरो इंटेंसिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। किसमें? सॉलिड में। इंटेंसिटी जीरो कहां पर है? जब आप सेंटर यानी केंद्र पे पहुंचेंगे तभी, और तभी आपको इंटेंसिटी जीरो मिलेगी। ये एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक। और पोटेंशियल की बात करें अंदर आने पर, तो पोटेंशियल जो सेंटर पे है वो सरफेस का 1.5 गुना हो जाता है। यानी यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल का Vs यानी पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, Vc यानी पोटेंशियल ऑफ द सेंटर, तो सेंटर का पोटेंशियल है वो सरफेस का 1.5 गुना 1.5 टाइम्स है। तो क्या फर्क दिखाई पड़ा कि हॉलो के अंदर तो हर जगह इंटेंसिटी जीरो है, पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट। सॉलिड के अंदर हर जगह इंटेंसिटी जीरो नहीं है, केवल सेंटर पे जीरो है, और पोटेंशियल तो कहीं भी जीरो नहीं है, इवन सेंटर पे जाने पोटेंशियल और बढ़ जाता है। तो हॉलो और सॉलिड में ये बड़ा डिफरेंस है कि हॉलो में जो सरफेस का पोटेंशियल है वही सेंटर का, वही इनसाइड का पोटेंशियल थ्रू आउट क्या है? कांस्टेंट है। इनसाइड इक्वल टू वीएस, हॉलो में इनसाइड पोटेंशियल इक्वल टू वीएस, हॉलो में इनसाइड पोटेंशियल इक्वल टू वीएस, सॉलिड में सेंटर पोटेंशियल इक्वल टू वीएस इज 1.5 टाइम्स ऑफ वीएस, और इनसाइड एट ऑल द पॉइंट्स पोटेंशियल इज डिफरेंट। कैसे वेरी करेगा? इस तरह से वेरी करता है। कोई तुमसे पूछे कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर हम r/2 पोजीशन पर हैं, अंदर r/2 पोजीशन पर हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा? तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे। कोई पूछे कि r/3 पोजीशन पोटेंशियल कितना है, आप इस फॉर्म में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई पूछे कि सेंटर पे कितना है, तो कह दो सरफेस का 1.5 गुना है। तो इतना जो मैटर आपके सामने है, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एज वी कंपेयर एंड कंपैरेटिवली स्टडीज को करते हैं तो बच्चों ये एक अच्छे से याद हो जाती है, और क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो दैट इज माय पर्पस टू रिकैप ऑल द एक्सप्रेशन अगेन, क्योंकि पिछले क्लास में डायग्राम बना के डेरिवेशन भी देखे थे गॉस थ्योरम के थ्रू, लिमिट्स लगा के ये पोटेंशियल के रिजल्ट्स भी निकाले थे। तो जब बात आती है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, देन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने डेरिवेशन सीखा है कि नहीं सीखा है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको फॉर्मूले याद हैं या नहीं याद हैं, और सबसे बड़ी बात कि आर यू एबल टू अप्लाई दीज एक्सप्रेशंस। तो लेट्स सी कि हम इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इनको लिखने की बच्चों कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास हैं। और जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया है, तो बच्चों वीडियो आपको ऐप पे मिल ही जाता है, आप प्लीज उसको देख लेंगे और फिर इसको दोबारा देखेंगे। पहले इस वीडियो को देख लेंगे और बाद में तो आपको कम समझ में आएगा, तो पहले इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए आप, देन आप इस पे आइएगा, ठीक है। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस एंड देन वी हैव टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैपेसिटर्स या कंडेंसर्स। चलिए, आई होप कि आपको सारे एक्सप्रेशंस याद हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ स्फेरिकल शेल is given a charge capital Q distributed uniformly all over its surface, ठीक। एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली फैला दिया गया है। If a point charge
point charge small q is taken from the center to the surface, find the work done. ठीक है, तो बच्चों ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है ताकि आप धीरे 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 टॉपिक में जुड़ते जाएं। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्फेरिकल शेल है, साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाइए। स्फेरिकल शेल है, चार्ज इस पे कैपिटल क्यू फैला दिया गया, उसके बाद एक पॉइंट चार्ज को सेंटर से शिफ्ट किया गया स्फीयर के सरफेस तक। तो हमें इसका वर्क बताना है। तो वर्क डन हमेशा हम लोग कैसे निकालते आए हैं? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ा है हमने? वर्क बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक बात, जो हम मैकेनिक्स में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल है कंजर्वेटिव फील्ड पे। तो अब आपने कहा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। तो लिखते हैं Q, कहाँ पे आप आ गए? सरफेस पे। पहले आप कहाँ थे? सेंटर पे। तो लिख दिया हमने QVS माइनस QVC। लेकिन हॉलो स्फीयर में आपको पता है बच्चों, जो सरफेस का पोटेंशियल है और जो सेंटर का पोटेंशियल दोनों क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि इट इज अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल बोलो या हॉलो स्फीयर बोलो, बात एक ही होती है। इसलिए क्लियरली हमें दिख रहा है वर्क डन इज 0। लो भाई, आंसर आ गया, है ना? इसको तो कई बच्चों ने सुनते ही आंसर कर दिया होगा, आई नो इट, पर हमने इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको पता रहे कि करना क्या था। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a spherical shell, बच्चों स्फेरिकल शेल लिखा जाए या हॉलो स्फेयर लिखा जाए, बात एक ही याद रखना। spherical shell or hollow sphere is given charge capital Q uniformly distributed spherical shell or hollow sphere of radius capital R. Radius capital R is, if a spherical shell or hollow sphere of radius capital R is given, charge capital B uniformly distributed. If another shell concentric to it having radius small r और r is less than capital, यानी कि वो इसके अंदर है, the potential difference between the surfaces of two shells is V. If
an additional charge small q is given on the outer shell, what is the new potential difference between the shells? ठीक, क्वेश्चन समझे? If a spherical shell or hollow sphere of radius capital R is given charge capital V uniformly distributed, if another shell concentric to it having radius small r और r less than capital R, ये दूसरी shell है वो बड़ी shell के अंदर है, the potential difference between लिखा बच्चों between the surfaces of two shells is capital V. If an additional charge q is given on the outer shell, what is the new potential difference between the shells? नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप 1 मिनट का ट्राई दे सकते हैं, 1 मिनट या 1.5 मिनट भी चलेगा, पर उससे ज्यादा मत देना, ठीक है? लेट अस ट्राई फॉर 1 मिनट सिंसियरली. ठीक बच्चों, तो देखो 1 मिनट से ऊपर हो गया, 1.5 मिनट हो गया. समझो बच्चों, क्वेश्चन ने क्या कहा है, और अब आपको जो फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं अभी, जिसको हमने रिकैप किया, वो याद है कि नहीं याद है, इस पर बेस्ड होगा कि इस क्वेश्चन को आप कितना अच्छे से समझते हैं. देखो समझ सबको आ जाएगा, बस ध्यान से देखना. इस पे चार्ज कैपिटल क्यू दे दिया, ठीक, रेडियस कैपिटल आर, ये हो गया हमारा इनर्शियल, ठीक. इस पे भी कोई चार्ज होगा, चलो मान लेते हैं क्यू डैश मान लो, चलो. इसका पोटेंशियल V1 मान लिया, इसका V2 मान लिया, इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन दिया है V, ये दिया हुआ गिवन, ठीक है. अब बात को जरा ध्यान से समझना,
बार बार हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे देखो, अगर ये शेल नहीं है यहाँ पर, थोड़ी देर ऐसे इमेजिन कर लें, क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया कि क्या दिया है और क्या पूछा गया। क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर इसमें एक एडिशनल चार्ज क्यू और ऐड कर दें, आउटर शेल के सरफेस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज और ऐड कर दें, तो इन दोनों के शेल के पोटेंशियल डिफरेंस की नई वैल्यू क्या होगी। अभी पुरानी वैल्यू v है, ठीक। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम दूसरी तरह सोचना शुरू करते हैं। क्या, मान लिया जाए कि ये इनर शेल है ही नहीं, है ना, भूल जाओ कि है, चलो जाने दो इसको। अब एक बात बताओ, इस चार्ज की वजह से सरफेस का पोटेंशियल v2 है, यस। तो थोड़ा अंदर आ जाओ, यहाँ पे इसका पोटेंशियल v2 है या कुछ और, तो कहोगे सर सरफेस से लेकर के सेंटर तक हर जगह हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल रहता है सेम। यानी जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर है, 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 वही पोटेंशियल यहाँ पर। यानी एट ऑल द पॉइंट्स पोटेंशियल इज सेम। वेरी गुड। नंबर 2, अभी सेकंड सेल की बात ही मत करो भाई। नंबर 2, अगर हमने इस पे एक चार्ज Q ऐड कर दिया, तो तुमको मालूम है कि सर पहले था KQ/R, अब कोई चार्ज ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? KQ, देखो पहले क्या था, पहले था सर KQ/R, अब क्या है, अब है KQ प्लस Q/R। सही है, यस। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ/R प्लस KQ/r? हाँ भाई लिख सकते हैं। नहीं, ये R यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्मॉल q चार्ज हमने ऐड कर दिया तो पोटेंशियल V2 की जगह हो जाएगा V2 डैश। कहां पे? फिर वही बात, यहां पे भी वही, यहां पे भी वही, यहां पे भी वही, हर जगह क्या होगा, सेम टू सेम आ जाएगा। V2 में इतना और ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इसका सॉल्यूशन बच्चों ऐसे ही है, इसको आपको ऐसे समझना है, आराम से रिलैक्स, कोई लिखा पढ़ी करने चक्कर ना पड़े कि लाओ जल्दी से लिख मारे, सर ने सॉल्यूशन बताया भन्ने से लिख दें, आराम से देखो। अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज यहां देते हैं तो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल अभी बढ़ा था, जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल बढ़ा था, इतना जो बढ़ा था, इतना एक्स्ट्रा जो बढ़ा था, वो कहां बढ़ा था, यहां से लेकर हर जगह, उतना हर जगह बढ़ गया था। आप समझो, इस शेल का पोटेंशियल है V1, इसका है V2, जो इस पे चार्ज केवल कैपिटल Q। इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस है V, ये गिवन है। ठीक, अब क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा चार्ज इस पे आपने दिया तो कुछ पोटेंशियल इसमें बढ़ गया, स्मॉल v, तो ये बन गया कौन, V2 डैश, है ना। अभी हमने क्या लिखा था, V2 डैश क्या है बच्चों, KQ/R प्लस KQ/स्मॉल, इसको हम स्मॉल v कह रहे हैं। तो V2 डैश हो गया हमारा V2 प्लस v। बात समझ पाए, है ना, थोड़ा कम समझ पाए। फिर से देखो, फिर से देखो, इस पे चार्ज है कैपिटल Q, तो बताओ इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना है, KQ/R। ये कहां से आया, ये हमको पता है, किसी भी हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल KQ/R होता है। ठीक, यस। अगर हम इस पे चार्ज स्मॉल q ऐड कर दें तो इसके सरफेस का पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा V2 डैश के टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस Q बाय कैपिटल R। इसको क्या लिख सकते हो, KQ/R प्लस K स्मॉल Q/R। क्या इसमें किसी को दिक्कत आ रही है? K अंदर चला गया, R इसके नीचे लगा दिया, एक R इसके नीचे लगा दिया,
अब इसको पहचानो क्या लिखा है सर, ये V2 लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे V2 डैश इज V2 प्लस इसको स्मॉल v क्या दो स्मॉल v। तो एक्स्ट्रा चार्ज देने से सरफेस का पोटेंशियल में स्मॉल v का इंक्रीमेंट हो गया। तो हमको ये बात मालूम है कि जो चीज पहले V2 थी अगर उसमें स्मॉल v जोड़ दिया तो उसमें एक स्मॉल v का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इसको हम V2 डैश कह रहे हैं। और ये जो इंक्रीज हुआ है बच्चों, क्या वो सरफेस पे हुआ कि अंदर हर जगह हो गया? ये जो इंक्रीज हुआ है ये सरफेस में हर जगह हो गया है कि सरफेस के अंदर हर जगह हो गया? खाली सरफेस पे हुआ है, सरफेस के अंदर नहीं हुआ है, हर जगह हो गया, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखो कि जो इनर शेल थी जिसका पोटेंशियल V1 था, जहां पे पोटेंशियल V1 था उसके ऊपर भी इतना इंक्रीमेंट और हो गया, यानी जो इंक्रीज यहां हुआ है वही इंक्रीज यहां हो गया, यानी दोनों जगह का इंक्रीज क्या है बच्चों सेम। तो V1 डैश में भी उतना एक्स्ट्रा फैक्टर जुड़ जाएगा, जो यहां इंक्रीज हुआ वही इंक्रीज यहां हो गया। तो इनका डिफरेंस जब हम निकालेंगे डेल्टा V डैश तो क्या आएगा V1 डैश माइनस V2 डैश। तो V1 डैश क्या लिखोगे V1 प्लस V माइनस V2 माइनस V, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर मिला V1 माइनस V2, और यही डिफरेंस क्या था पहले भी वही था। यानी एक्स्ट्रा चार्ज देने से नया पोटेंशियल डिफरेंस भी वही रहता है जो पहले था, क्योंकि जो चेंज यहां आएगा वही चेंज यहां आएगा, जो बढ़ोतरी यहां होगी वही बढ़ोतरी यहां होगी, वही यहां होगी यहां होगी, कुल मिला के डिफरेंस क्या रहेगा सेम। पोटेंशियल दोनों जगह को बदल गया लेकिन डिफरेंस क्या है सेम। ठीक, इट इज समथिंग लाइक दैट कि दो लोग हैं ए और बी, इनकी सैलरी 10, इनकी सैलरी 12,000 है, इनकी 10,000 है, डिफरेंस है 2,000 का। अब अगर यहाँ पे 1,000 का इंक्रीज होता है तो वही इंक्रीज यहाँ भी हो जाता है, इनकी सैलरी हो जाती है 13, इनकी हो जाती है 11, डिफरेंस फिर से कितना हो जाता है 2। जो इंक्रीज यहाँ है वही इंक्रीज यहाँ होगा, ये एक कंपलसरी कंडीशन है, क्योंकि जो इंक्रीज यहाँ है वही यहाँ हुआ, वही यहाँ हुआ, वही यहाँ हुआ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। इस वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस क्या रहता है बच्चों सेम। इतना मैथमेटिकल नहीं समझाने की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि कुछ को रीजन अच्छे एकदम से क्लियर नहीं हो पाता है इसलिए हमने इसको बार बार बताया कि बच्चों जो पोटेंशियल यहाँ होता है वही यहाँ होता है, वही यहाँ होता है। तो जो इंक्रीज यहाँ हुआ वही इंक्रीज यहाँ हुआ, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सरफेस का अलग अलग था, क्योंकि ये इनर शेल पे चार्ज कुछ है तो उसका कुछ पोटेंशियल है, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज है। ये मत सोचना कि ये कोई अनचार्ज शेल थी, अगर ये अनचार्ज होती तो इनके बीच में कोई डिफरेंस ही ना होता। क्वेश्चन ने कहा है ना कि दोनों में डिफरेंस, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज है जिसका क्वेश्चन ने जिक्र नहीं किया, इसका चार्ज तुम Q डैश एज्यूम कर सकते हो, दैट इज वाई दोनों में डिफरेंस है। अब ये मत सोचना कि इसका पोटेंशियल सेम था दोनों का, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं था, दोनों का पोटेंशियल सेम तब होता जब यहाँ पे चार्ज ना होता। इनर शेल पे कुछ ना कुछ चार्ज है जिसका क्वेश्चन ने जिक्र नहीं किया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो इफ क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस v है, इसका मतलब इस पर कोई ना कोई चार्ज होगा। तो अब क्या हुआ कि जो इंक्रीज यहाँ हुआ है वही यहाँ, वही यहाँ हुआ है, तो कुल मिला के दोनों का डिफरेंस क्या रहता है सेम रहता है। ठीक, अब बच्चों ये क्वेश्चन और बेटर समझ में आएगा जब हम ये बात करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन में। इसको लिखना चाहो लिख लो, डिफरेंस रिमेन सेम। बाहर की शेल पे चाहे आप प्लस चार्ज दे दीजिए चाहे कोई माइनस चार्ज दे दीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम।
ठीक बच्चों, एक क्वेश्चन और कराते हैं तुम्हें, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, तो ये और तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। फिर ही इसका लेवल और बढ़ाएंगे। टू कंसेंट्रिक शेल्स with radii A and B, A less than B, are given charges Q1 and Q2 respectively. Find the potential on the surface of each shell. बस two concentric shells with radii A and B, A less than B, are given charges Q1 Q2 respectively. Find the potentials on the surface of each shell. तो क्वेश्चन कह रहा है दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, A is less than B, यानी A अंदर है B बाहर है, are given charges Q1 and Q2 respectively, यानी A पे Q1 है B पे Q2 है। चार्ज कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव मान लिया जाता है। आपको A के सरफेस से पोटेंशियल बताना है, यहाँ का पोटेंशियल बताना है और यहाँ का पोटेंशियल बताना है। A के सरफेस का और B के सरफेस का पोटेंशियल बताना है। तो जरा क्वेश्चन लिख लो बच्चों, ट्राई करना चाहो ट्राई कर लो, 1 मिनट का ट्राई कर सकते हो इसमें, ठीक है। और ये है आपका एक क्वेश्चन के टाइप्स का स्टार्टिंग। इस तरह कई क्वेश्चन आपको सामने आने वाले हैं, तो ये उनका स्टार्टअप एक तरह से, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट उठना शुरू होगा और उस पर आप देखेंगे कि और भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, आए हुए हैं। दिस इज Q1, दिस इज Q2। ठीक बच्चों, होपफुली लिख लिया होगा आपने क्वेश्चन, ट्राई कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं। देखो अगला क्वेश्चन तुम करना, तो क्वेश्चन को रब कर दे रहे, हटा दे रहे और स्टार्टिंग से इसको देखते हैं क्या कहा गया और क्या हमें करना। A B, रेडियस A रेडियस B, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2 है। You have to find potential on the surface of each shell. तो क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि इसका पोटेंशियल KQ1 by A हो जाएगा, इसका KQ2 by B हो जाएगा, तो हो गया। लेकिन बात भूल जाते हैं कि पहले बात तो ये बताओ कि तुम्हें ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है। तो कहोगे सर ये पॉइंट हमको दिख रहा है सरफेस ऑफ ए पर, ये पॉइंट कहाँ है, सरफेस ऑफ ए पे और इनसाइड ऑफ बी पर। तो यहाँ पर बच्चों दो पोटेंशियल है कि एक पोटेंशियल, तो कहोगे कि यहाँ पे दो पोटेंशियल है, एक तो बीइंग ऑन द सरफेस ऑफ ए एक पोटेंशियल होगा, और दूसरा बीइंग ऑन द इनसाइड ऑफ बी, यानी इनसाइड ऑफ बी होने की वजह से पोटेंशियल होगा। तो दो पोटेंशियल हो जाएंगे। मतलब फिर से समझो, अरे भाई अगर एक शेल होती, केवल अकेली एक शेल होती, इस पे चार्ज Q1 होता, तो क्या इस पे अपना पोटेंशियल नहीं होता? बिल्कुल होता। इसे क्या कहते, इसे कहते सरफेस ऑफ ए का पोटेंशियल। कितना लिखते, KQ1 by A लिख देते। दूसरी बात, अगर केवल बी शेल होती, ए होती ही नहीं,
और यहाँ चार्ज Q2 होता, इसका रेडियस B दिया हुआ है। अब तुमसे कोई यहाँ पे इस जगह पे एक पोटेंशियल कोई पूछे इस जगह पे, तो ये पॉइंट कहाँ पर है, तो तुम कहोगे सर दिस पॉइंट इज इनसाइड ऑफ बी। तो इनसाइड ऑफ बी होने की वजह से पोटेंशियल क्या होता, तो तुम कहते कि सर इनसाइड ऑफ बी पोटेंशियल वही होगा जो बी के सरफेस पर है। तो इनसाइड ऑफ बी कितना होगा, के Q2 बाय बी की ए। अरे भाई जो सरफेस पे होता है वही यहाँ होता है, रेडियस बी है तो लिख देंगे बी। तो ये दोनों डायग्राम को अब यहां कोरिलेट करिए। ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट सरफेस ऑफ ए पर है, और ये पॉइंट कहां पर है, बी के रेस्पेक्ट में। तो बी के रेस्पेक्ट में बी के अंदर है। तो यहाँ पे दो पोटेंशियल होंगे, किसका किसका, बीइंग ऑन द सरफेस ऑफ ए, सरफेस ऑफ ए पे होने की वजह से होगा एक पोटेंशियल, दूसरा बी के अंदर होने की वजह से एक पोटेंशियल होगा। यस, तो यहाँ पे कितने पोटेंशियल है, दो। तो क्या लिखोगे बोलो, यहां लिखोगे के Q1 बाय ए प्लस बी के अंदर कहीं भी पोटेंशियल क्या होगा, के Q2 बाय पी। होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अभी एक पार्ट आया, ए के सरफेस का पोटेंशियल आया है के Q1 बाय ए प्लस के Q2 बाय पी। अब बात आती है यहां का पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले इतना नोट कर लो, सोचते हुए समझते हुए, कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि ये दो ठीक बच्चों, ये फिर से देख लो क्या बोला जा रहा है। हमें यहाँ पे पोटेंशियल बताना है। ये पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में कहां पर है, ये पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में ए के सरफेस पे, तो यहाँ होगा सरफेस ऑफ ए वाला पोटेंशियल। ये पॉइंट बी के हिसाब से कहां है, बी के अंदर, तो यहाँ होगा इनसाइड ऑफ बी वाला पोटेंशियल। किसी भी स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। जब ये ए है, इसका चार्ज Q1, इसका रेडियस ए है, तुम लिखेंगे के Q1 बाय ए। किसी भी स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी स्फीयर के अंदर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। क्योंकि ये शेल बी है, क्योंकि इसका चार्ज Q2 है और इसका रेडियस बी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे के Q2 बाय बी। तो इस वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल है, ए का पोटेंशियल भी है और बी का पोटेंशियल भी है। ए के सरफेस का पोटेंशियल है और बी के अंदर होने का पोटेंशियल है। तो सरफेस ऑफ ए पे पोटेंशियल क्या होगा, कि Q1 बाय ए प्लस बी के अंदर हर जगह क्या होगा,
KQ2 by B. So this is the potential on the surface of A. Hopefully I am very clear with it. अब देखिए यहां पोटेंशियल देखना है आपको, बी के सरफेस से पोटेंशियल देखना है। तो पहला काम तो बच्चों ये है कि आपको अपनी आंखों से ये देखना है, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए कि आपकी आंखें क्या कह रही हैं। ये पॉइंट आपको कहां दिख रहा है, ए के रेस्पेक्ट में कहां दिख रहा है और बी के रेस्पेक्ट में कहां दिख रहा है। तो हम बोलेंगे सर ये ए के रेस्पेक्ट में ए के बाहर दिख रहा है। देखो ए का सरफेस ये है, ए के बाहर है और बी के सरफेस पर है। तो क्या लिखेंगे, यहां पोटेंशियल होगा बीइंग आउटसाइड ऑफ ए के होने की वजह से और सरफेस ऑफ बी पर होने की वजह से। यहां फिर से दो पोटेंशियल होंगे, ए के हिसाब से बाहर होने की वजह से और बी के सरफेस पर होने की वजह से यहाँ पे दो पोटेंशियल होंगे। तो आउटसाइड ऑफ ए का पोटेंशियल क्या होता है, तो तुमको बात मालूम है बच्चों, हमने बोला था कि जो फॉर्मूले आपको रिकैप करा लें, जब इनका एप्लीकेशन आएगा तो बहुत से बच्चे चौंकने लगते हैं। देखो आप थोड़ी देर के बच्चों बी को मत देखना, बी को भूल जाओ कि बी है। ये रहा ए, इसका चार्ज है Q1 और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, यहां से डिस्टेंस क्या है बी की ए, तो बी। अब तुमसे कोई पूछे कि इस स्फीयर के सेंटर से बी डिस्टेंस यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, आउटसाइड ऑफ ए, आउटसाइड ऑफ ए पोटेंशियल कितना होगा। तो तुम्हें मालूम है कि आर ग्रेटर देन आर के लिए स्मॉल आर के वैल्यू बी दी गई है, पोटेंशियल कितना था, के Q1 बाय बी। आउटसाइड ऑफ ए, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस कितना है बी, इसका रेडियस ए है। क्या हम यहाँ रेडियस यूज करेंगे, नहीं, रेडियस तब यूज करते जब पॉइंट इसके सरफेस पे होता। हमसे तो यहाँ पूछा जा रहा है ना, यानी इस पॉइंट को देखो बच्चों, तो बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि बी नाम की कोई चीज है भी, बी को भूल जाओ। सिर्फ कौन है, ए है और ए से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बी। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट ए के बाहर है, ए के बाहर है। तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बना, के Q1 बाय बी। रेडियस बी हुआ ना, डिस्टेंस यहां से यहां तक, क्योंकि कंसेंट्रिक है तो ये डिस्टेंस पूरा बी। अब सरफेस ऑफ बी का पोटेंशियल, तो जाहिर सी बात है सरफेस ऑफ बी का पोटेंशियल कितना होता है, सरफेस ऑफ बी पोटेंशियल होगा के Q2 बाय बी। So this is the potential on the surface of B. This is potential on the surface of A. इसको नोट कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई, यहीं से आपका स्टार्टअप मिल जाता है कि कैसे लिखना है। तो क्या करोगे, K बाय B को बाहर निकाल के Q1 प्लस Q2 भी लिख सकते हो। ठीक, इसको लिख लो, फिर थोड़ा लेवल और बढ़ाया जाए। होपफुली समझ में आ गई होगी बात आपको कि ये पॉइंट है कहाँ। पहला काम है आपको देखना कि पॉइंट कहां पर है, ए के रेस्पेक्ट में कहां पर है, बी के रेस्पेक्ट में कहां पर है, उसके हिसाब से आपको पोटेंशियल्स को लिखना है।
ठीक है, आप थोड़ा सा लेवल चेंज किया जाए क्वेश्चन का। अब 2 की जगह हम 3 शेल ले लें तो क्या होगा? तो 3 शेल हो तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं इसी तरीके से। कैसे? देखो, if 3 concentric shells are given surface charge densities plus sigma minus sigma plus sigma respectively. 3 concentric shells A, B and C, तीनों नाम है A, B, C, given surface charge density plus sigma minus sigma plus sigma respectively as shown. 3 शेल में बच्चों A, B, C, A का रेडियस A, B का रेडियस B और C का रेडियस C। A की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, B की माइनस सिग्मा, C की प्लस सिग्मा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ईच शेल। तो यहाँ पे A के सरफेस का पोटेंशियल बताना है, B के सरफेस का और C के सरफेस का। तो जैसा भी तुमने 2 शेल के लिए किया था वैसे फिर करना है। क्या ये पॉइंट सिर्फ एक जगह पर है? ए के एस्पेक्ट में नहीं, ए के हिसाब से ए के सरफेस पे, बी के अंदर है, सी के अंदर है। तो यहाँ पे 3 पोटेंशियल होंगे। सी वाला बी वाला पॉइंट ए के बाहर है, बी के सरफेस पे, सी के अंदर, यहाँ भी 3 पोटेंशियल। सी वाला पॉइंट ए के बाहर है, बी के बाहर है, सी के सरफेस पे, यहाँ भी 3 पोटेंशियल। पर इस बार क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे इसने चार्ज Q1, Q2, Q3 नहीं दिया है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा दिया हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इसको उसी तरीके से सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लेट्स सी। देखो A, B, C, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, A, B, C। इस पे चार्ज Q1 एज्यूम कर लो, इस पे Q2 एज्यूम करो, इस पे Q3 एज्यूम कर लो
और बच्चों मालूम है सिग्मा होता क्या है? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हम कहते हैं सिग्मा और इसको लिखते हैं Q1, Q1 किसका माना है? ए का। तो ए का सरफेस एरिया क्या है बच्चों? 4 पाई ए स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई ए स्क्वायर, तो Q1 हो गया बच्चों 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा। सिमिलरली Q2 की सरफेस चार्ज माइनस दी गई है, तो क्या लिखोगे? माइनस सिग्मा इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई, इसका रेडियस कितना? बी, 4 पाई बी स्क्वायर। तो Q2 हो गया 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा, और लगा देंगे माइनस साइन। इन द सेम वे डायरेक्टली लिखते हैं Q3 हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा, क्योंकि ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से Q3 हमारे पास सिग्मा के टर्म्स में है, Q2 है हमारे पास, और Q1 है हमारे पास। अब बारी आई पोटेंशियल्स लिखने की। तो पोटेंशियल लिखने के लिए हमने तुमको बताया बच्चों कि आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में कहां पर है, यानी ये वाला पॉइंट कहां पर है, ठीक, ये वाला पॉइंट, यानी सरफेस ऑफ ए पे पोटेंशियल निकालना है तो कहेंगे ये पॉइंट कहां पर है? सरफेस ऑफ ए पर है। ये पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में कहां पर है? इनसाइड ऑफ बी है। ये पॉइंट सी के साथ कहां है? इनसाइड ऑफ सी। तो किसी भी स्फीयर के सरफेस से पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? के Q1 बाय रेडियस कितना है? ए। अब बोलो बी के अंदर वही पोटेंशियल होगा जो बी के सरफेस पे, यानी के Q2 बाय बी, करेक्ट। सी के अंदर वही पोटेंशियल होगा जो सी के सरफेस पे, कितना? के Q3 बाय सी। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, जहां जहां Q1 है, Q2 है, Q3 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो Q1 हो गया हमारे पास 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा, प्लस, लेकिन माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि Q2 नेगेटिव, माइनस के बाय बी 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा, प्लस के बाय सी 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा। अब यहां से काफी सारी भीड़ हमें कॉमन निकलती दिख रही है। कौन कौन कॉमन है? के 4 पाई सिग्मा, के 4 पाई सिग्मा, के 4 पाई सिग्मा बाहर निकाल दो। क्या बचा? के 4 पाई सिग्मा बाहर, अंदर बचा ए स्क्वायर बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय बी प्लस सी स्क्वायर बाय सी। के को रिप्लेस कर दो बच्चों। के को आप जानते हैं कूलम्ब्स का से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई सिग्मा। अंदर क्या बचा? ए बी बी सी सी कैंसिल हो गया, अंदर बचा ए माइनस बी प्लस, यहाँ 4 पाई कैंसिल हो गए। तो अभी आप बच्चों एक आंसर आया है, सरफेस ऑफ ए पोटेंशियल है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस, दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए। इसी तरह से आपको निकालना है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी और पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी। इसको नोट कर लो, बाकी दोनों भी निकाल लेते हैं।
होपफुली बच्चों लिख लिया होगा ये। अब बात आती है बी, सरफेस ऑफ बी पे पोटेंशियल कितना है। अब इस पॉइंट की बात आ रही है बी के सरफेस पे, तो बी के सरफेस का पोटेंशियल देखो ए के हिसाब से कहां पर है, बी के हिसाब से कहां, सी के हिसाब से कहां है। तो दिख रहा है कि ये पॉइंट ए के सरफेस, ए के बाहर है, यानी ये पॉइंट है आउटसाइड ऑफ ए, और बी के सरफेस पे यानी सरफेस ऑफ बी, और कहां है ये पॉइंट सी के अंदर है, तो इनसाइड ऑफ सी। तो आउटसाइड ऑफ एनी स्फीयर पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, के क्यू वन बाय, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, बी, के क्यू वन बाय बी प्लस बी के सरफेस पे के क्यू टू बाय बी, और इनसाइड ऑफ सी होने की वजह से के क्यू थ्री बाय, इनसाइड ऑफ सी वही होगा जो सरफेस पे, के क्यू थ्री बाय सी। अब फिर आपने Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज को ये रिप्लेस किया होगा, और कॉमन में बच्चों क्या निकल आया होगा, कॉमन निकला होगा K 4 पाई और 4 पाई सिग्मा कॉमन निकल गया होगा। अंदर क्या बचा होगा, A स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। होपफुली बात आप समझ गए होंगे। Q1 आपने लिखा 4 पाई सिग्मा ए स्क्वायर, Q2 आपने लिखा 4 पाई सिग्मा बी स्क्वायर माइनस साइन के साथ, और Q3 लिखा आपने 4 पाई सिग्मा सी स्क्वायर। 4 पाई सिग्मा और के कॉमन निकल गया। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, और के 4 पाई जो आपने रिप्लेस किया था पहले, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई सिग्मा, अंदर बचा a square by b minus b plus c. So the final answer is sigma upon epsilon naught bracket a square by b minus b plus c. ये आ गया आपका आंसर। तो देखा इसमें थोड़ी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि फिर से हमें Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज रिप्लेस करने में और फिर वही सब चीजें नहीं देखनी है। इसी तरह से बच्चों पॉइंट सी जो है, सी के सरफेस का जो पॉइंट है, ये ए के हिसाब से कहां है, बी के हिसाब से कहां है, सी के हिसाब से कहां है। ये पहली लाइन अगर आपने सही लिख ली तो बाकी रिजल्ट अपने आप सही आता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड पार्ट कर लीजिए, थर्ड एंड लास्ट पार्ट, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दे देंगे असाइनमेंट में, आप ट्राई करिएगा। ठीक बच्चों, अब अगर कोई यहां पूछे ये पॉइंट कहां पर है, तो फिर वही बात है, सी के सरफेस पे पोटेंशियल देखना है। तो ये पॉइंट ए के हिसाब से कहां है, आउटसाइड ऑफ ए, कितने डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक सी डिस्टेंस पे। कहां पर है ये, बी के हिसाब से आउटसाइड ऑफ बी, और कहां पे ये सी के हिसाब से, तो कह देंगे सरफेस ऑफ
सी। उसके बाद क्या करना, उसके बाद हम सिर्फ एक्सप्रेशन लिखते चले जाना जैसे अभी हमने किया। आउटसाइड ऑफ ए, किसी भी स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय स्मॉल आर। तो के क्यू वन और स्मॉल आर यहां से कितना है सी, प्लस के क्यू टू बाय, अब बी के सेंटर से डिस्टेंस कितना है सी, तो के क्यू टू बाय सी, प्लस सरफेस ऑफ सी पे कितना है के क्यू थ्री बाय सी। फिर आपने Q1 रिप्लेस किया 4 पाई सिग्मा ए स्क्वायर 4 पाई सिग्मा बी स्क्वायर 4 पाई सिग्मा सी स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। अब की बात K बाय सी भी कॉमन आ गया बच्चों, तो आगे रिजल्ट K बाय सी कॉमन इनटू 4 पाई सिग्मा भी कॉमन, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर K को रिप्लेस किया होगा तो 4 पाई कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी। ठीक, इसको आप नोट कर लें। और इसका सेकंड पार्ट बच्चों एज अ असाइनमेंट आप ट्राई कर लिए, बहुत आसान सा है ये बच्चों। आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, लेकिन ये कोई बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं, बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। तो इसको आप ट्राई करेंगे कि फॉर what relation between small a, small b and small c the potential of a and c are equal। इसको आप ट्राई करते हैं, करना कुछ नहीं है, ए का जो पोटेंशियल आपने निकाला था फर्स्ट पार्ट में और जो अभी सी का पोटेंशियल निकाला है, दोनों को इक्वेट कर देना, बस इतना करना है। फॉर व्हाट रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए बी से तीनों के रेडियस में रिलेशन क्या होनी चाहिए जिससे ए और सी का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो इसको आप क्या करेंगे ए और सी को इक्वल कर देंगे। इसको लिख लीजिए बच्चों, फिर एक क्वेश्चन ले लीजिए असाइनमेंट के लिए, फिर क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए असाइनमेंट क्वेश्चन, ट्राई करिएगा। Two concentric shells A and B are given. A and B have equal surface charge densities
and their charges are small q and capital Q. If, as shown, find the potential at their common center. दो शेल बच्चों ए और बी, ए का रेडियस स्मॉल आर, बी का रेडियस कैपिटल आर, ए का रेडियस स्मॉल क्यू, बी का चार्ज कैपिटल क्यू, ए का चार्ज स्मॉल क्यू, बी का चार्ज कैपिटल क्यू, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। इनके कॉमन सेंटर में पोटेंशियल आपको बताना, याद रखना यू हैव टू आंसर ओनली इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू। यहाँ कोई सिग्मा विग्मा नहीं दिया हुआ है। आपका आंसर जो आना चाहिए इन्हीं चारों टर्म्स में आना चाहिए, आर क्यू क्यू और कैपिटल आर के टर्म्स में आना चाहिए। तो दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लेंगे और अगले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। कम रिवाइज्ड इन नेक्स्ट क्लास। इसको लिख लीजिए एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।